हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो अब तक हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट बिल थ्योरी और उसके लिफ्टिंग के हमने पॉइंट्स पढ़े थे कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल कैसे होती है। अब हम इस वीडियो में करते हैं कंपनी को किस किस टाइप में क्लासीफाई करा जाता है अलग अलग बेसिस पर। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, की लाइबिलिटी के बेसिस पर कंपनी को किस किन टाइप में क्लासीफाई करा जाता है वो हम पढ़ेंगे। पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जिसने शेयर इशू करे हो और उसके मेंबर्स की लाइबिलिटी अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर तक हो, उस कंपनी को कहेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। पढ़ लेते हैं। कंपनी 2013 डिफाइंस दैट व्हेन द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। देम यहाँ मीन्स होता है मेंबर्स, यहाँ देम को रहा है मेंबर्स वगैरह है कि जो कंपनी जिस कंपनी के मेंबर्स ने की लाइबिलिटी उतने अमाउंट तक के लिए होती है जितने के उन्हें शेयर होल्ड करे हो और उस पर अनपेड कॉल्स हो, उसे कहते हैं उस कंपनी कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। मान लो मैंने रिलायंस कंपनी के 1 लाख के शेयर खरीदे। मैंने एक रिलायंस कंपनी के लाख के शेयर खरीद लिए। उसके बाद मैंने 60,000 रुपए तक का अभी तक पेमेंट कर चुका मैं। तो आपका मेल लाइबिलिटी कितने तक के लिए है? वह सिर्फ 40,000 तक के लिए एक मेल लाइबिलिटी है। कंपनी की टैब जब पे होंगे तो उसमें सिर्फ मेरा योगदान 40,000 रुपए तक होगा जितना मेरा अनपेड अमाउंट ऑफ कॉल्स है। तो इसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी अनपेड अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स तक होती है, उसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। Thus, it is implies that for the meeting of debt of the company, the shareholder may be called upon to the contribution only to the extent of the amount which remains unpaid on his shareholding। कि जो शेयर्स के शेयर होल्डिंग में मतलब जितने की शेयर होल्डिंग ली है, मेरी जैसे मेरे केस में 1 लाख रुपए की शेयर होल्डिंग थी, उसमें से जितना अनपेड अमाउंट है, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया उसमें 40,000 का अनपेड अमाउंट है, 60,000 का मैं ऑलरेडी पे कर चुका। तो जो 40,000 का अमाउंट है उतने तक के लिए ही लाइबिलिटी रहेगी मेरी एज अ शेयर होल्डर। तो मैंने जिस कंपनी के शेयर लिए रिलायंस के, तो उस कंपनी को कहेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इट मे बी worthwhile to know that to a shareholder is a co-owner of the company, he is not a co-owner of the company's asset। कि माना कि जो शेयर होल्डर है वो को ओनर ऑफ द कंपनी, कि मतलब कहीं ना कहीं शेयर होल्डर ही ओनर है, ओनरशिप उन्हीं के पास होती है कंपनी की। लेकिन जो कंपनी के एसेट है उसकी ओनरशिप शेयर होल्डर के पास नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने पढ़ा था ऊपर फीचर में, कंपनी इज अ लीगल पर्सन, कंपनी एक लीगल पर्सन है, उसके पास सभी अधिकार है जो एक हम एज अ ह्यूमन पर्सन हमारे पास है। तो हम जैसे अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम पे घर होल्ड करते हैं, अपने नाम पे बिल्डिंग होल्ड कर सकते हैं, कुछ भी होल्ड कर सकते हैं प्रॉपर्टी, इसी तरीके से कंपनी भी अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। तो जब कंपनी अपने नाम पे करेगी प्रॉपर्टी होल्ड तो उसकी ओनरशिप कंपनी के पास जाएगी, सीधी बात है। जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होती है ओनरशिप ओनर वही होता है, और जिसकी ओनरशिप होती है उसी के सारे उस प्रॉपर्टी में राइट होते हैं। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि क्योंकि कंपनी के पास अधिकार है कि वो खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, तो जो उस पे उस एसेट पे लेगी कंपनी अपने नाम पे, जिस एसेट को कंपनी अपने नाम पे लेगी उस पे शेयर होल्डर का कोई अधिकार नहीं रह पाएगा फिर, ये कह रहा है। जैसे आज रिलायंस की बिल्डिंग है, आज रिलायंस की फर्नीचर है, आज रिलायंस के जो जितनी भी बिल्डिंग है, जितने भी प्रीमाइसेस हैं, अगर मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूँ, ऐसा मान लो मैंने रिलायंस के 4 शेयर खरीदे, 400 शेयर खरीदे, कुछ भी मान लो आप, तो क्या मैं उस बिल्डिंग का अधिकारी बन जाऊंगा? नहीं, बिल्डिंग तो जरूरी अलग है, उस कंपनी के नाम की चीज है, वो कंपनी के ऑपरेशन के लिए काम आएगी। कंपनी के नाम की चीज उसमें मैं नहीं कर दे सकता क्योंकि मेरे नाम पे नहीं है बिल्डिंग, मेरे नाम पे है शेयर कंपनी के, ना कि बिल्डिंग। The ownership remains with company because of its nature of legal person। क्योंकि कंपनी लीगल पर्सन है, इसी वजह से जो उसकी ओनरशिप उसकी कंपनी अपने नाम पे होल्ड कर सकती है एसेट को, और इसी वजह से उसकी ओनरशिप भी कंपनी के पास ही रहेगी। तो ये था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। करते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू ए फिक्स अमाउंट, जो उन दोनों ने कंपनी और मेंबर ने आपस में डिसाइड करा है, उस अमाउंट तक के लिए मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है, तो उस कंपनी कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और ये जो अमाउंट होता है, जो मेंबर्स गारंटी करते हैं कि हाँ मैं आपको इतना अमाउंट दूंगा, ये अमाउंट से पे करना होता है बाइंडिंग अप के टाइम पे। बाइंडिंग मतलब जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी खत्म हो रही है, तो उस टाइम पे उसे अनपेड अमाउंट ऑफ कॉल्स का
सॉरी कोर्स कह रहा हूँ, अनपेड अमाउंट, वो अनपेड अमाउंट नहीं, सॉरी, कि मतलब उस प्राइम उसे जितना भी उसने गारंटी ली होगी उतना अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा। लेट सपोज एक कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास मैं गया, मैंने कहा कि मैं आपकी कंपनी में गारंटी लेना चाहता हूँ 5 लाख की। एक्स वाई जेड ने कहा ठीक है चलो ले लो। तो हम दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट बना दिया, मेमोरेंडम उसको मैं उसका लिख दिया कि भाई ठीक है, तो सर देगी ये सब 5 लाख की गारंटी लेना चाह रहे हैं। नई नई वो फॉर्म कंपनी हो रही है एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो मैंने उस टाइम मेमोरेंडम भी लिख दिया कि हाँ भाई मैं कंपनी के लिए 5 लाख के लायबल हूँ जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी। ऐसे करके मैंने लिख के दे दिया, ठीक। तो अब मेरी लाइबिलिटी कब कितने तक है, मेरी लाइबिलिटी 5 लाख तक ही है। ना 5 लाख से 1 रुपया कम, ना 5 लाख से 1 रुपया ज्यादा। तो उसे कहेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसी कंपनी जिसके मेंबर की लाइबिलिटी यानी कि मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू अ फिक्स पीरियड डिटरमाइन अमाउंट, जिस पे हम दोनों ने एग्री करा है, मैंने भी और कंपनी ने भी। तो उस कंपनी को कहेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। पढ़ लेते हैं। कंपनी एक्ट 2013 डिफाइंस इट as the company having the liability of its member limited by the memorandum to the such amount as the member may respectively undertake, कि जितने अमाउंट की अंडरटेकिंग मेंबर से ली, अंडरटेकिंग मतलब कहीं ना कहीं सहमति, कि जितने अमाउंट की सहमति मेंबर्स ने ले ली कि हाँ इतने अमाउंट मैं आपके लिए गारंटी करता हूँ या मैं आपके लिए इतने अमाउंट के लिए लाइबल रहूंगा बाइंडिंग अप के टाइम पे, तो उसे उस कंपनी में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जिसका वो मेंबर है। by the memorandum to the contribute to asset of the company in the event of winding up। देखो event of winding up जरूरी है। कम अब देखो समझो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर पढ़ा भी हमने, उसमें क्या था कि जो अनपेड कॉल्स है वो कंपनी ड्यूरिंग द बिजनेस भी मंगा सकता है और बाइंडिंग अप के टाइम पे भी मंगा सकता है। लेकिन जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है उसमें जो सम है गारंटी का वो कंपनी बाइंडिंग अप के टाइम पे ही मंगा सकती है, ड्यूरिंग द बिजनेस नहीं मंगा सकती। Thus, the liability of the members of guarantee company is limited up to the stipulated मतलब predetermined कहीं ना कहीं some mentioned in the memorandum। memorandum में मेंशन हो जाता है। ऐसे memorandum जब बनता है ना, कंपनी जब बनती है memorandum, तो उसमें लिख देते हैं कि यार ये तो साथी आएगी है जी, इन्होंने 5 लाख की सम 5 लाख की हमें गारंटी दी है, तो ये memorandum में लिख देते हैं चीजें। members कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन द कंट्रीब्यूशन बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड सम, मतलब 5 लाख की गारंटी ली तो 5 लाख 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं मंगा सकती कंपनी हमसे। अब पढ़ते हैं, देखो द कॉमन फीचर्स बिटवीन गारंटी कंपनी एंड द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, इन दोनों में क्या कॉमन है कि दोनों की दोनों कंपनी ही लीगल पर्सन है। कि भाई देखो कंपनी है तो लीगल पर्सन है ही, कंपनी के तो फीचर है कि वो लीगल पर्सन है। और दूसरी बात, दोनों में केस में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। अब कैसे लिमिटेड है, देखो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हमने पढ़ा, उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, की जितना शेयर की कॉल पेंडिंग है उतने तक के लिए ही मेंबर्स लाइबल है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के केस में। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट स्टिपुलेटेड बाय इट्स, या अमाउंट क्या बोलते हैं, अमाउंट एक्सेप्टेड बाय इट्स या अंडरटेकन बाय इट्स। इट्स माने मेंबर, कि जितना अमाउंट मेंबर ने खुद ने ही कहा है कि हाँ इतने अमाउंट के लिए मैं लाइबल रहूंगा, सिर्फ वो उतने अमाउंट तक के लिए ही लाइबल रहेगा। किस केस में, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में, ठीक। तो ये हो गया दोनों में कॉमन चीज, कि दोनों के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। एक की तो एक फिक्स अमाउंट हो गया लिमिटेड बाय गारंटी के केस में, और लिमिटेड बाय शेयर के केस में अनपेड कॉल्स। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर है उसमें शेयर होल्डर से जो अनपेड कॉल्स है वो कंपनी ड्यूरिंग दी बिजनेस भी मंगा सकती है और वाइंडिंग अप के टाइम पे भी मंगा सकती है। बट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में जो फिक्स सम है, फिक्स अमाउंट है, वो कंपनी सिर्फ बाइंडिंग अप के टाइम पे ही मंगा सकती है। ये दोनों में फर्क है। अच्छा ये बताओ, जब गारंटी कंपनी है उसमें मेंबर्स से बाइंडिंग अप के टाइम पे मंगा सकता है मंगा सकते हैं पैसा, तो वो क्या पैसा वर्किंग कैपिटल के तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। वर्किंग कैपिटल के तरीके से इस्तेमाल होने का मतलब है कि क्या वो पैसा बिजनेस के डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल हो सकता है, नहीं हो सकता। क्योंकि जब वो कोई पैसा मान लो मुझे मिलेगा या से 10 साल बाद जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी, तो वो मैं आज कैसे इस्तेमाल कर लूंगा उसका डे टू डे लाइफ में, नहीं कर सकता ना। तो ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जनरली वे कंपनी होती है जिन्हें वर्किंग कैपिटल की डेट नहीं होती, यानी कि जिन्हें डे टू डे ऑपरेशन में कैपिटल नहीं लगती, उन्हीं कंपनी को वही कंपनी जनरली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनती है। वरना मेजोरिटी आप कंपनी जितनी भी देखोगे सब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, क्योंकि सबको अपने डे टू डे ऑपरेशन के लिए पैसे की नीड है।
तो डिफरेंस क्या है कि एक का पैसा तो बाइंडिंग अप पे ही आएगा और एक का पैसा कभी भी आप मंगा सकते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गारंटी कंपनी दैट इट डज नॉट राइज इट्स इनिशियल वर्किंग कैपिटल फ्रॉम इट्स मेंबर। देखो वही मैं जो बोल रहा था अभी कि डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि जब पैसा बाइंडिंग अप के टाइम पे आ रहा है तो पैसा वर्किंग एज अ वर्किंग कैपिटल बिजनेस में इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, कि जो पैसा बिजनेस खत्म होने के बाद मिलेगा तो बिजनेस में कैसे इस्तेमाल हो जाएगा, लॉजिकल चीज है। तो वो कह रहा है ये Therefore, such a company may be useful only where no working fund is needed। ये सिर्फ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वही कंपनी चूज करती है ऑप्शन जिस कंपनी को वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, जिस कंपनी को डे टू डे एक्सपेंस की जरूरत नहीं पड़ती, और वेयर दिस फंड कैन बी हेल्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक इंडोर्समेंट फीस चार्जेस और डोनेशन। जिन कंपनियों में ये जो फंड आता है वो कहाँ से आता है, इंडोर्समेंट मतलब पेड प्रमोशन वगैरह, फीस चार्ज कर लेते हैं या फिर डोनेशन वगैरह वाली कंपनी जो होती हैं उन केस में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी चल जाता है। लेकिन बाकी सब कंपनी में जनरली कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो आप खुद भी देखोगे कोई से भी ज्यादा तो देखना मेजोरिटी कंपनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर ही है आज के टाइम पे, ना कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एक केस हुआ था नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सूरजबल। तो इस केस में देखो क्या होता है, नरेंद्र कुमार अग्रवाल गारंटियर था, गारंटी मतलब नरेंद्र कुमार अग्रवाल एक कंपनी का मेंबर था। उसने कंपनी के बिहाफ में गारंटी ली थी कि हाँ कंपनी को अगर वाइंडिंग अप हुआ तो मैं लेट सपोज कि 5 लाख के लिए लाइबल हूँ, उसने नरेंद्र कुमार ने गारंटी ले ली थी। अब नरेंद्र कुमार जी क्या चाह रहे थे कि वो अपनी गारंटी किसी और को ट्रांसफर करना चाह रहे थे कि जैसे मैं ना लाइबल लेकर मेरे दोस्त को लाइबल बना दूं। इस तरीके से मान लो आप कि मान कंपनी के टूवर्ड लाइबल तो मैं हूँ, मान लो मैं नरेंद्र कुमार हूँ, कंपनी के टूवर्ड्स लाइबल मैं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी लाइबिलिटी खत्म होकर मेरे दोस्त की लाइबिलिटी बन जाए, तो वो अपने दोस्त को ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये मान के चलो। लेकिन कंपनी बोल रही थी कि नहीं आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है जरूरी नहीं कि आपके दोस्त की वही फाइनेंशियल पोजीशन हो सकता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो तो कंपनी के ऊपर रिस्क आ जाएगा, पैसा डूबने का डर रहेगा, उसका जो गारंटी का हिस्सा है। तो कंपनी कह रही थी कि हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये डिस्प्यूट थी। तो ये डिस्प्यूट जब कोर्ट में गई तो कोर्ट ने कहा कि हाँ गारंटी कंपनी के पास ये अधिकार है कि वो ट्रांसफर को रोक सकती है, ट्रांसफर को मना कर सकती है गारंटी की, कि वो मना कर सकती है कि नरेंद्र जी आपने गारंटी ली है तो सिर्फ आपके पास ही रहेगी, आप किसी और को नहीं कह सकते कि तुम गारंटी ले लो, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अलग है, दूसरे की फाइनेंशियल पोजीशन हो सकता है अलग है, दूसरा हो सकता है उतना गारंटी न दे पाए एंड टाइम पे, तो पैसा तो कंपनी का डूबेगा ना। तो इसलिए कंपनी को ये अधिकार ही दे दिया कि आप चाहो तो एक्सेप्ट करो, आप चाहो तो एक्सेप्ट ना करो। पलटे द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन दैट द राइट ऑफ गारंटी कंपनी टू रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब तो मना करना, टू किसे मना करना, एक्सेप्टेंस बाय ट्रांसफर ऑफ मेंबर ऑफ हिज इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, की कंपनी अपने इंटरेस्ट में कंपनी अपने लाभ के मतलब अपने वो देख कर डिसीजन लेगी कि उसे कहाँ फायदा है, मतलब एक्सेप्ट करने में फायदा है या फिर रिजेक्ट करने में वो है फायदा। तो मान लो उसे लग रहा है कि नहीं ये दूसरा बंदा जो है इसकी फाइनेंशियल पोजीशन नरेंद्र कुमार जी जैसी नहीं है, तो मना कर सकती है कि नहीं आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने भी यही कहा कि उसका अधिकार है गारंटी कंपनी का कि वो मना कर सकती है ट्रांसफर करने के लिए ऑफ गारंटी, गारंटी के ट्रांसफर को वो मना कर सकती है। अब थर्ड टाइप ऑफ कंपनी है बेस्ड ऑन लाइबिलिटीज। तो पहली थी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दूसरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अब तीसरे अनलिमिटेड कंपनी। ऐसी कंपनी इसके नाम से पता चल रहा है अनलिमिटेड कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अच्छा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने का मतलब क्या है, मैं सिंपल एक एग्जांपल से करता हूँ आप समझना। मान लो एक कंपनी है जिसकी लाइबिलिटी जिसकी डेब्ट पे करनी है 6 लाख रुपए की, लेट सपोज, और 6 उसके मेंबर हैं, ये मान लो कि 6 मेंबर्स है और 6 लाख रुपए की उसकी लाइबिलिटी है टोटल। अब क्या होता है कि मान लो अगर कंपनी लिमिटेड होती, यानी कि मेंबर्स होती तो मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती, जितना वो लिमिटेड हो जाती है तो वो शेयर्स लिमिटेड बाय शेयर होती है, लिमिटेड बाय गारंटी होती है। 6 लाख में से कितने की गारंटी ली या तो उतना अमाउंट देगा या फिर जितने की शेयर की कॉल पेंडिंग है उतना ही अमाउंट देगा, चाहे भले से पूरा 6 लाख रुपए रिकवर हो या ना हो। मान लो 6 मेंबर्स है लेकिन जो 6 मेंबर्स की कॉल ड्यू थी वो सिर्फ 4 लाख की कॉल ड्यू थी, 6 के 6 मेंबर्स की, तो सिर्फ 4 लाख रुपए भी देंगे, 2 लाख रुपए गया डूब गया। तो उनकी पर्सनल एसेट नहीं जाएंगे ना 2 लाख के लिए, सिर्फ उतना ही पैसा जाएगा जितने की उन्होंने बिजनेस में डाल रखी है एसेट। तो वो कहना चाह रहा है कि जितने की उसने गारंटी ली है या फिर जितने के उसके वो शेयर्स है उतने ही पैसे के लिए वो लाइबल रहेगा, उससे एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, चाहे भले ही ओवरऑल पूरी की पूरी डेप्ट रिकवर हो या ना हो, पूरी की पूरी 6 लाख रुपए रिकवर हो या ना हो, मेंबर्स उतने तक के लिए लाइबल है जितने की उनकी पेंडिंग चीजें हैं, कॉल पेंडिंग है या गारंटी पेंडिंग है, ठीक। लेकिन अगर ये अनलिमिटेड कंपनी बन जाती है तो फिर बाहर में जाए उनकी कॉल, बाहर में जाए उनका वो कुछ नहीं देखा जाएगा,
6 के 6 लाख रुपए 6 में से किसी भी मेंबर से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस मेंबर से रिकवर करेंगे उसके पास अधिकार रहेगा कि वो बचे हुए 5 मेंबर से उनके हिस्से का 1-1 लाख रुपए है या उनके हिस्से का जो भी कंट्रीब्यूशन है वो अपने लिए ले सकती है। मान लो 6 लाख रुपए की डेप्थ थी, अनलिमिटेड कंपनी केस है, 6 लाख रुपए की डेप्थ है अनलिमिटेड कंपनी की। तो जिसमें से कि एक ही मेंबर से 6 के 6 लाख रुपए रिकवर कर लिए, क्योंकि अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि एक मेंबर से भी सारा पैसा रिकवर करा जा सकता है। यही डिफरेंस है लिमिटेड अनलिमिटेड में। तो एक ही मेंबर से सारा पैसा रिकवर कर लिया 6 का 6 लाख। और तो फिर उस जो जिस मेंबर से रिकवर करा, मान लो राजू से रिकवर करा, तो फिर राजू के पास अधिकार आ जाएगा कि राजू बचे हुए 5 मेंबर से उनके हिस्से के 1-1 लाख रुपए रिकवर कर ले। ठीक, ऐसा होता है ये। पर लेटर डिफाइंस अनलिमिटेड कंपनी एज अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर। तो उसके मेंबर की लायबिलिटी में कोई लिमिट नहीं होती। जैसे ऊपर हमें 2 लिमिट पड़ी थी, लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसी कोई लिमिट नहीं होती जिस कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। जितना भी लॉस क्या हो या जितने भी लायबिलिटीज पे करनी है वो मेंबर ही पे करेंगे। इन सच अ केस द कंपनी द लायबिलिटी ऑफ मेंबर सीजेस व्हेन इट सीजेस टू बी मेंबर। तो ये लायबिलिटी ऑफ मेंबर कब खत्म होगी? जब मेंबरशिप ही छोड़ोगे तभी खत्म होगी। लेकिन अगर तुमने मेंबरशिप नहीं छोड़ी तो जब तक तुम मेंबर हो जब तक तुम अनलिमिटेड अमाउंट के लिए लाइबल रहोगे अनलिमिटेड कंपनी के केस में। द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर ends to the whole amount of the company's debt। कि हर एक मेंबर्स की लायबिलिटी पूरे के पूरे कंपनी डेप्ट के लिए है। मान लो 6 लाख का कंपनी का डेप्ट है तो 6 मेंबर है तो हर एक मेंबर ही 6 लाख के लिए लाइबल है। किसी भी मेंबर से कंपनी 6 लाख रुपए रिकवर करेगी। लेकिन हाँ, जिस मेंबर से कंपनी 6 लाख रुपए रिकवर करेगी उस मेंबर को यह अधिकार होगा कि वो बचे हुए 5 मेंबर से उनके हिस्से के पैसे मंगा से रिकवर कर सकता है। ठीक, उसे अधिकार दिया गया है। ये नहीं कि 106,000 करे तो 6 लाख कर दिए तो बेचारे के डूब गए। उसके पास अधिकार होता है कि वो बचे हुए 5 से रिकवर करे। लेकिन उसका टाइप जाएगा, मान लो कोई नहीं देगा तो फिर केस हो गया तो उसमें दिक्कत रहेगी मेंबर को। एंड लाइबिलिटी व्हाट ही विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स मेंबर। कि वो एंटाइटल होता है 10 मेंबर से क्लेम करने के लिए कंट्रीब्यूशन का अमाउंट। इन सच अ कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर सीजेस व्हेन सीजेस ऑफ द मेंबरशिप। ये हो चुका। द लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू द होल अमाउंट ऑफ द कंपनी डेब्ट। देखो हर एक मेंबर की लाइबिलिटी कंपनी के पूरे डेब्ट के लिए है। जितना कंपनी का डेब्ट है पूरे के लिए हर मेंबर लाइबल है। इसे कहते हैं ज्वाइंट और सेवरल। मतलब ज्वाइंटली भी लाइबल है लेकिन सर सेवरली भी लाइबल है। बट ही कैन क्लेम एंटायर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दी अदर मेंबर। लेकिन अगर किसी एक मेंबर ने सारा पे कर दिया तो बचे हुए मेंबर से अधिक अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन मांगने का अधिकार रखता है। तो पहला बेसिस हो गया किस बेस पर? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेस पे कंपनी को कितने टाइप पे क्लासीफाई हुई? लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और एक आती है अनलिमिटेड कंपनी। अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 क्या है? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। की कंपनी के कितने मेंबर्स हैं उसके बेस पर कंपनी को कैसे क्लासीफाई करा जा रहा है। तो दो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट है ओ 1 पर्सन कंपनी। देखो इसके नाम से पता चल रहा है 1 पर्सन कंपनी मतलब एक मेंबर की बनी हुई कंपनी होगी। अब इसकी जरूरत क्या थी? क्योंकि इंडिया में आज भी जो मेजोरिटी नए स्टार्टअप होते हैं वो कहीं ना कहीं सोल प्रोवाइडरशिप से चालू होते हैं। तो इस वजह से उन्हें इंसेंटिव देने के लिए कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन डाला गया कि अब 1 पर्सन भी कंपनी पर आ सकता है। लेकिन अब आप मुझे को बताओ, मान लो 1 पर्सन कंपनी बनाएगा तो आपने कंपनीज एक्ट के जो फीचर थे ऊपर फीचर पढ़े थे उसमें एक फीचर था परपेचुअल सक्सेशन। जिसका मतलब होता था कि चाहे मेंबर आए जाए मरे कुछ भी हो कंपनी चलती रहेगी। लेकिन एक बात बताओ, अगर एक ही मेंबर है और उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई या कुछ हो गया तो कैसे कंपनी चलेगी? इसलिए जो लॉ मेकर थे उन्होंने उसकी नीड पड़ी कि हाँ एक बंदा बैकअप में होना चाहिए जो अगर इस बंदे के साथ कोई दुर्घटना होती है कुछ भी होता है तो वो इसकी जगह ले सके। उस अदर पर्सन को कहते हैं नॉमिनी। नॉमिनी वो दूसरा बंदा होता है जो मेंबर्स की डेथ हो जाए, मेंबर्स के साथ इनकेपेबल कॉन्टेक्ट हो जाए, मेंबर्स के साथ कोई गड़बड़ होती है तो वो मेंबर्स की जगह लिख के बिजनेस चला सके। तभी परपेचुअल सक्सेशन रहेगा। वरना मेंबर्स की दुर्घटना में मृत्यु हो गई या दूसरा बैकअप में बंदा नहीं है, नॉमिनी नहीं है, तो बंद हो जाएगी कंपनी। कौन चलाएगा फिर? तो इसलिए इसमें एक नॉमिनी भी लगता है। द कंपनी हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्लॉसेस ऑफ कंपनीज व्हिच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय सिंगल पर्सन। तो सिंगल पर्सन भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। defines that the one person company as a company and which has only one member as a person। नाम से पता चल रहा है वन पर्सन की कंपनी है, एक मेंबर कंपनी बना रहा है। उसके बाद
वन पर्सन कंपनी हैज बीन इंट्रोड्यूस टू इनकरेज इंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोराइजेशन ऑफ बिजनेस। इंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के कॉर्पोराइजेशन के लिए इसे लाया गया है। ऊपर बता चुका भाई। ओबीसी डिफरेंट फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, ये इंपॉर्टेंट है कि ओबीसी सोल प्रोप्राइटरशिप से क्या डिफरेंस। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी एक मेंबर है और ओबीसी का भी एक ही मेंबर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप में दो चीजें नहीं मिलती जो ओपीसी में मिल जाती है। एक तो वहाँ मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। मतलब अगर मान लो कि कंपनी है, मान लो दुकान है, जेठालाल की दुकान है, सपोज गरा गरा इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब गरा इलेक्ट्रॉनिक्स की लायबिलिटी मान लो टोटल है 6 लाख की, और उसके जो टोटल एसेट रखे हैं उसमें कंपनी के प्रीमाइसेस में, या प्रीमाइसेस की इंक्लूड कर सारे जो टोटल उसकी वो है एसेट, वो 4 लाख रुपए की। तो वहाँ 2 लाख जो बचे हुए हैं वो जेठालाल को अपने पर्सनल एसेट पे घर बेच के अपने जो भी उसे करना है पर्सनल एसेट में से देगा, क्योंकि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लेकिन अगर जेठालाल ओबीसी बना लेता है और अब बिजनेस कर रहा है, तो अगर मान लो उसको 6 लाख रुपए का लॉस हुआ है, तो सिर्फ वो 4 लाख ही पे करेगा एसेट बेच के। उसकी पर्सनल एसेट को कोई टच नहीं कर सकता इस केस में, क्योंकि उसने ओबीसी बनाई है और उसकी लायबिलिटी अब लिमिटेड हो गई है इसलिए। और दूसरा है लीगल एंटिटी, कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना देती है। अच्छा देखो, ये सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर है तभी लिमिटेड लायबिलिटी बननी है। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर क्या बोलता था कि मेंबर्स अलग और कंपनी अलग, अगर ये सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर ना हो तो क्या लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। ये इसी से तो आया है कि भाई मेंबर अलग है कंपनी अलग है, तो दोनों की लायबिलिटी भी अलग अलग हो गई। तो ये इससे बना है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर फीचर है, लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर मिलता है कब ओपीसी के केस में, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं मिल पाता। Whereas in the case of sole proprietorship, the liability of the owner is not restricted, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। जितना भी लॉस होगा ओनर को अपने पर्सनल एसेट से भी भरना पड़ सकता है। एंड इज एक्सेस टू द ओनर एंटायर एसेट, उसकी सभी एसेट से पे करना पड़ सकता है, नॉट ओनली ऑफिशियल। सिर्फ ऑफिशियल एसेट नहीं, उसकी पर्सनल एसेट से भी पे करना पड़ेगा। पर्सनल उसका घर जाएगा अगर ज्यादा लॉस हो गया तो। लेकिन ओबीसी के केस में ऐसा नहीं होगा, ओबीसी में सिर्फ ऑफिशियल एसेट बिकेंगी और जो बिक के पैसा आएगा वही जाएगा आउटसाइडर क्रेडिटर्स को। The procedure required for OPC are simplified through exemptions provided under the AS Act and other forms of companies। ठीक है ना, तो कुछ एग्जामेशन वगैरह, मतलब देखो ये एंट्री पॉइंट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का। तो एंट्री पॉइंट तो हमें आसान रखना पड़ेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा इंटरप्रीन्योर्स आ सके, कंपनी बना सके। और इनमें एंट्री पॉइंट ही हार्ड रख दिया तो फिर वो तो डिसइंटेंटिवाइज करेगा, मतलब डिसइंटेंटिवाइज करेगा कि नए मेंबर आने में डरेंगे, नए इंटरप्रेन्योर आने में डरेंगे कि इतने हाई कॉम्प्लिकेशन है हम कैसे जाएं। तो कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए एंट्री पॉइंट को इजी बनाया गया है। सिग्निफिकेंट पॉइंट पर लेते हैं, एक पर्सन मेंबर होता है, मिनिमम पेड अप कैपिटल पे कोई लिमिट नहीं है अभी तक। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी शैल इंडिकेट अ नेम ऑफ अदर पर्सन, अदर पर्सन का नेम लिखा रहेगा मेमोरेंडम में ही। हु शैल इन द इवेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट डेथ और इनकैपेबिलिटी ऑफ कॉन्टैक्ट बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कि वो दूसरा बंदा जो हमने बंदा बैकअप में रखा है, तो अगर मेन मेंबर्स जिसने ओबीसी बनाई है उसकी डेथ हो जाती है या वो इनकैपेबल ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाता है किसी भी कारण से, तो उस केस में जो दूसरा बंदा है वो उसकी जगह ले लेगा और एज अ मेंबर कंपनी को चलाएगा। ये होता है नॉमिनी, कहते हैं उसे दूसरे बंदे को। तो ये होता है नॉमिनी का काम, कि जब मेन मेंबर के साथ कोई दुर्घटना हो गई हो या मेन मेंबर अब कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता हो, तो वो मेन मेंबर की जगह लेके कंपनी चला ले, उसे कहते हैं नॉमिनी। अदर पर्सन होस्ट नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम शैल गिव हिज प्रायर रिटर्न कंसेंट। अब देखो मान लो किसी को नॉमिनी बनाया तो उसकी पहले सहमति लेनी पड़ेगी, भाई देखो हम इस तरीके की ओबीसी बनाना चाह रहे हैं, क्या आप इसमें नॉमिनी बनना चाहोगे? उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। किसी का नाम मेमोरेंडम में लिख के दे दोगे, नहीं दे सकते। तो इसलिए कहा एक प्रिस्क्राइब फॉर्म रहता है जिसके अंदर नॉमिनी की परमिशन ली जाती है कि हाँ भाई आप हमारी कंपनी में नॉमिनी बनना चाहते हो या नहीं। अगर वो कहता है कि हाँ मैं आपकी कंपनी में आपके ओपीसी में नॉमिनी बनने के लिए तैयार हूँ, तो फिर उसकी कंसेंट वाला फॉर्म मेमोरेंडम और आर्टिकल के साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास पहुंचा देते हैं, आरओसी के पास पहुंचा देते हैं। इन दी प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड द सेम शैल बी फाइल्ड, फाइल मतलब पहुंचाने के तरीके से। अब तो फाइलिंग तो ऑनलाइन हो रही है आजकल, तो लेकिन तरीके से पहुंचाना ही माना जाता है। विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी के पास फाइल कर देते हैं कंसेंट वाला फॉर्म, साथ में मेमोरेंडम और साथ में आर्टिकल ओबीसी का, एट अ टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी अलोंग विद मेमोरेंडम और आर्टिकल। अब ये ई क्यों लगाया? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि आजकल सारे डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली जा रहे हैं। तो मेमोरेंडम भी इलेक्ट्रॉनिकली जाएगा और आर्टिकल भी इलेक्ट्रॉनिकली जाएगा और वो प्रिस्क्राइब फॉर्म भी इलेक्ट्रॉनिकली जाएगा, पीडीएफ जाएगी, पीडीएफ अपलोड करी जाएगी पोर्टल पर।
सच अदर पर्सन में बी गिवन द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। अब देखो मान लो हमने एक पर्सन को बना दिया नॉमिनी, तो उसे एक अधिकार देना पड़ेगा ना कि भाई आप किसी भी समय चाहो तो हमारी नॉमिनेशन छोड़ सकते हो। ये आपके लिए पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं है फाउंडेशन। क्यों? मान लो आज तो आपको समझ में आ रहा है मेरा बिजनेस, लेकिन आपको कल से लग रहा है कि नहीं ये जो मेंबर है ये गलत आदमी है, ये गलत चीजें कर रहा है बिजनेस में, इलीगल कोई चीजें कर रहा है ओबीसी के अंदर, लेट सपोज मान के चलो, तो उस केस में उसे अपने कंसेंट विड्रॉ करने का अधिकार तो मिलना चाहिए ना कि नहीं मैं इस ओबीसी में अब नहीं रहना चाहता नॉमिनी, क्योंकि ये इस ओबीसी का मेंबर जो है वो गलत है। तो उसे अधिकार दिया गया है लोग के अंदर कि हाँ आप किसी भी टाइम चाहो तो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकते हो। कैसे करोगे? ऑफिस वो मेंबर वो नॉमिनी जाएगा कंपनी के पास कि मैं अब आपकी कंपनी में नॉमिनी बनना नहीं चाह रहा, और कंपनी जाएगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यानी आरओसी के पास कि हम हमारा ये नॉमिनी जाना चाहता है, तो आप इसे जाने की परमिशन दीजिए, और ये रहा दूसरा नॉमिनी की डिटेल्स। क्योंकि एक नॉमिनी जाएगा तो कंपनी को तुरंत दूसरा नॉमिनी लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी टाइम एक ऑफिस में एक नॉमिनी रहना ही रहना चाहिए। तो क्योंकि पहला ऑफिस जा रहा है, वो मना कर रहा है कि मैं अब बिजनेस में नहीं रहूंगा, तो दूसरे किसी पर्सन का नाम देना पड़ेगा ओपीसी में उसके कंसर्ट लेने के बाद। तो वो जो फॉर्म जाएगा वो आरओसी के पास जाएगा, आरओसी देखेगी कि हाँ ठीक है, तो आरओसी दूसरे पर्सन को नॉमिनी बना देगी। अच्छा, मेंबर्स को भी अधिकार देना चाहिए कि भाई उसने किसी को नॉमिनी अपॉइंट करा, फिर उसे लग रहा है कि जिस बंदे को नॉमिनी अपॉइंट कर दिया वो बंदा ठीक नहीं है, तो क्या उसे भी अधिकार मिलना चाहिए? सोचो, मिलना चाहिए ना। तो आगे पॉइंट में उसी को अधिकार मिलेगा, देखना। द मेंबर्स ऑफ ओबीसी एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ द सच अदर पर्सन बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी एंड द कंपनी शैल इंटीमेट द सेम टू रजिस्ट्रार। कि देखो जो मेंबर है जिसने कंपनी बनाई है वो उसे भी अधिकार है कि किसी भी टाइम नॉमिनी को बदल सकता है। उसे लग रहा है कि नॉमिनी के चाल चलन, नॉमिनी के तौर तरीके ठीक नहीं है, तो वो किसी भी टाइम नॉमिनी चेंज कर सकता है। नॉमिनी चेंज करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसे कंपनी को कहना पड़ेगा कि भाई ये नॉमिनी बदलो आप अपना। ठीक है, और कंपनी कहेगी रजिस्ट्रार को कि हमारा नॉमिनी बदलना चाह रहे हैं हम, अब नया नॉमिनी इसे बनाना चाह रहे हैं, किसी और पर्सन का नाम भी दे कमेंट करके हाँ तो हाँ देना पड़ेगा। एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। अभी क्या बोला है देखो, अल्टरेशन मेमोरेंडम में जो चीज लिखी है उसका बदलाव करना। शुरुआत नॉमिनी का नाम मेमोरेंडम में लिखते हैं जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, हमने ऊपर ही पढ़ा था कि मेमोरेंडम के अंदर भी नॉमिनी का नाम लिखा जाता है शुरुआत जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है स्टार्टिंग में। लेकिन उसके बाद जितने भी नॉमिनी आते हैं उन सबका नाम मेमोरेंडम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब मेमोरेंडम को अल्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, लिखा हुआ एक बार लिखा रहने दो बाय डिफॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब नॉमिनी आया जाए आपको मेमोरेंडम बार बार चेंज करने की जरूरत अपना नहीं है। ये कहना चाह रहा है इस पॉइंट में कि जो एक बार शुरुआत कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उस बार जो नॉमिनी है उसका नाम तो मेमोरेंडम में जाएगा, लेकिन उसके बाद जितने भी नॉमिनी आएंगे या जाएंगे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेमोरेंडम पे। मेमोरेंडम को चेंज करने की बार बार नीड नहीं है, ये कहना चाह रहा है इस पॉइंट से। अच्छा, आप देखते हैं कौन कौन बंदा मेंबर बन सकता है या नॉमिनी बन सकता है ओपीसी के अंदर। तो यहाँ पहले बहुत एक किसी टाइम में जैसे 120 डेज की लिमिट है, इस टाइम में ये 180 डेज की लिमिट हुआ करती थी, जिससे अब फिर 120 डेज कर दिया गया था। पढ़ते हैं क्या है। ओनली अ नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन मीन्स जो जीवित पर्सन है, नेचुरल पर्सन है जो जैसे हम इंसान, ह्यूमन बीइंग इज अ नेचुरल पर्सन, तो कोई भी नेचुरल पर्सन ना। अब यहाँ देखो कंपनी क्या है, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हमने ऊपर पढ़ा डेफिनेशन में। तो आप मुझे बताओ क्या कोई कंपनी किसी ऑफिस में की मेंबर या नॉमिनी बन सकती है? नहीं बन सकती ना, क्योंकि उसमें तो लिखा था आर्टिफिशियल पर्सन। अब ये कह रहा है बंदा वो होना चाहिए नेचुरल पर्सन, पर्सन वो पर्सन होना चाहिए नेचुरल पर्सन। तो पर्सन नेचुरल पर्सन कब होएगा? जब वो नेचुरली बर्थ हुआ होगा। तो लेकिन कंपनी तो नेचुरली बर्थ नहीं हुई, कंपनी तो लोग की बर्थ तो लोग के जरिए हुई है, कंपनी तो क्रिएट लोग के जरिए हुई है, तो वो तो आर्टिफिशियल पर्सन हुई। तो आर्टिफिशियल पर्सन क्या नॉमिनी बन सकती है? क्या आर्टिफिशियल पर्सन क्या मेंबर बन सकती है ओपीसी का? नहीं बन सकती। तो मतलब कोई भी कंपनी हो वो किसी ओपीसी में ना तो मेंबर बन सकती है ना उस कंपनी के ओपीसी में नॉमिनी बन सकती है, ठीक। क्योंकि पर्सन नेचुरल पर्सन चाहिए इसमें। हु इज अ इंडियन सिटीजन, और भारत का नागरिक होना चाहिए वो पर्सन। नागरिक का मतलब होता है कि वो भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता भारत के हो। तो ऐसा पर्सन जो भारत में जन्मा है या जिसके माता पिता भारत के हैं वो उस भारत का सिटीजन माना जाता है या इंडिया का सिटीजन माना जाता है। तो सिटीजन होना जरूरी है, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, चाहे निवासी हो या ना हो। निवासी मतलब क्या? कि निवासी मतलब कि जो भारत में पिछले साल मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा रहा है, वो भारत का निवासी बन गया इस प्रोविजन के लिए। ओपीसी के जब हम चेक कर रहे हैं ना ओपीसी के अंदर, तो ओपीसी के अंदर जब हमें रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है किसी मेंबर का, तो हम ये मान रहे हैं कि जो पर्सन पिछले साल 120 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा है वो पर्सन
रेसिडेंट माना जाएगा इस एक्ट के लिए, इस सेक्शन के लिए, पर्टिकुलरली ओबीसी वन पर्सन कंपनी के लिए, ठीक। तो या तो वो बिल्कुल नहीं हो, मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब है क्या, तो वो सिटीजन हो, रेसिडेंट हो ही ना, मतलब वो पिछले साल एक भी दिन भारत के अंदर ना रहा हो तो भी बना लेगा। या फिर उसे अगर वो आया है रहा है तो फिर उसे कम से कम 120 दिन रहना पड़ेगा, जिससे वो अपनी ये प्रूफ कर सके कि वो रेसिडेंट था। या तो बिल्कुल रेसिडेंट नहीं रहो, एक भी दिन मत आया हो ना हो पिछले साल, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। सिटीजन हो ठीक है, मिलेगी, कर लो ओपीसी रजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर तुम आ रहे हो तो फिर कम से कम तुम्हें 120 दिन आना पड़ेगा और ये प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम रेसिडेंट भी हो, तो ही तुम ओपीसी क्रिएट कर सकते हो। ये कहना चाह रहा है ये। स्टे इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 120 डेज, कि या तो तुम भारत में आ ही नहीं रहे तो तुम क्या बन जाओगे, नॉन रेसिडेंट। सिटीजन तो हो लेकिन नॉन रेसिडेंट माने जाओगे, तो भी तुम अब बना सकते हो कि अब चेंज आ गया इसमें, इसमें अमेंडमेंट है, पहले नहीं बना सकते लेकिन अब तुम बना सकते हो, सिटीजन हो तो बना लो, चाहे रेसिडेंट हो या ना हो। लेकिन अगर तुम आ रहे हो भारत के अंदर तो फिर तुम्हें कम से कम 120 दिन रहना पड़ेगा पिछले साल। तो अगर तुम 120 दिन रह गए तो फिर तुम भारत के निवासी बन गए, तो अब आप तुम निवासी वाले पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिए तो अब भी तुम ओबीसी बना सकते हो, कि या तो आप भारत में आओ नहीं, या तो आप आओ नहीं और आओ तो फिर कम से कम 120 दिन रहो, जिससे तुम्हारा रेसिडेंशियल स्टेटस प्रूफ हो सके और तुम ओबीसी क्रिएट कर सको या ओबीसी के नॉमिनी बन सको, ठीक। इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का मतलब होता है कि मान लो जैसे 2024 में किसी को अपनी ओबीसी बनानी है, तो 2023 में वो बंदा या तो भारत में आया ही ना हो, भारत का निवास, भारत का वो तो हो, भारत का नागरिक तो होना जरूरी है उस बंदे को, लेकिन वो बंदा या तो फिर भारत में आया ना हो तो वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट, की मतलब एक नहीं रहा तो नॉन रेसिडेंट बन गया। या फिर आ रहे हो तो कम से कम 120 दिन आना पड़ेगा, तभी तुम रेसिडेंट बन पाओगे। तो ऐसा बंदा जो नेचुरल पर्सन है, भारत का नागरिक है, और कम से कम ये तो नागरिक है तो चलेगा, लेकिन अगर वो निवासी बनना चाह रहा है तो उसे निवासी बनने के लिए कम से कम 120 दिन आना पड़ेगा, कि या तो आए हो तो फिर 120 दिन आओ, या फिर नहीं आओ तो चलेगा। शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ऑफ ओपीसी, तो ऐसा बंदा ओपीसी बनाने के लिए एलिजिबल होता है, या ओपीसी का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होता है, और नॉमिनी बनने के लिए भी एलिजिबल होता है ऐसा बंदा, जो जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, नेचुरल पर्सन की, सिटीजन ऑफ इंडिया की, एंड अगर रेसिडेंशियल स्टेटस पे चेक करना चाह रहे हैं तो 120 दिन की, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी एंड बिकम नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी। मान लो मैं हूँ, मैंने एक ओपीसी क्रिएट कर दी, तुषार त्यागी प्राइवेट, वो तुषार त्यागी ओपीसी लेट, ये मान लीजिए मैंने ओपीसी बना ली, तुषार त्यागी ओपीसी। अब और मैं किसी एक कोई एक दूसरी ओपीसी है, पी क्यू आर ओपीसी मान लीजिए, मैं पी क्यू आर ओपीसी में नॉमिनी हूँ, ठीक। मैंने एक खुद की अपनी ओपीसी बना रखी है तुषार त्यागी ओपीसी, और मैं एक दूसरी ओपीसी पी क्यू आर ओपीसी का मैं नॉमिनी हूँ, ठीक। तो ये ठीक है कि नहीं है कंडीशन, ठीक है ना, कि एक कंपनी का तो मैं मेंबर हूँ, तुषार त्यागी ओपीसी का तो मैं मेंबर हूँ, और दूसरी कंपनी का मैं नॉमिनी हूँ पीक्यूआर का, तो ये कंडीशन चलेगी कि हाँ आप ऐसे कर सकते हैं। अब एक बात आप मुझे बताइए, मान लीजिए मैं पीक्यूआर का नॉमिनी हूँ, पीक्यूआर का जो मेंबर है उसकी अगर किसी दुर्घटना में हत्या हो गई, मतलब किसी दुर्घटना में मौत हो गई, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल नहीं रहा, कुछ भी हुआ उसके साथ, तो अब क्या उसकी जगह मुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ में तो ये लिखा है कि अगर मान लो मेन मेंबर्स को कुछ हो जाता है तो नॉमिनी को उसकी जगह लेनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं कैसे उसकी जगह लूंगा, और जैसे ही मैं उसकी जगह लूंगा मैं मेंबर बनूंगा नहीं बनूंगा, जब मैं उसकी जगह तो मान लो मैं मेंबर्स की जगह लूंगा तो मैं भी तो मेंबर ही मानना जाऊंगा ना। तो लेकिन मैंने तो एक अपनी खुद की ओबीसी बना रखी है, मैं उसमें मेंबर हूँ, तो क्या मैं दूसरी ओबीसी का मेंबर बन सकता हूँ? हालांकि मुझे बनना चाहिए कि भाई, क्योंकि जब मेन मेंबर को चला गया, मान लो उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद मुझे ही मेंबर बनना चाहिए पीक्यूआर का। लेकिन क्या मैं बन सकता हूँ? नहीं बन सकता, क्योंकि मैं एक ओबीसी में ऑलरेडी मेंबर हूँ। तुषार त्यागी ओबीसी में मैं मेंबर हूँ, तो मैं पीक्यूआर ओबीसी में मेंबर नहीं बन सकता, चाहे भले ही पीक्यूआर ओबीसी के मेंबर की डेथ हो गई हो। अब मुझे बनना है लेकिन मैं बन नहीं सकता, कब तक नहीं बन सकता, जब तक मैं किसी एक ओबीसी से विड्रॉल ना दूं। मान लो मैं तुषार त्यागी ओबीसी को छोड़ दूं, इसकी मेंबरशिप छोड़ दूं, इस ओबीसी को बंद कर दूं, तभी मैं दूसरी ओबीसी का मेंबर बन सकता हूँ। या फिर मुझे उस ओबीसी की मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी, और मेंबरशिप के लिए सिंपल है कि मुझे पीक्यू और ओबीसी से अपना नॉमिनेशन वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। ये है कि अगर मान लो मैं एक ओबीसी में मेंबर हूँ और दूसरी ओबीसी का मैं नॉमिनी हूँ, जिस ओबीसी का मैं नॉमिनी हूँ उस ओबीसी के मेंबर्स की डेथ हो जाती है या कुछ उसके साथ घटना घटना हो जाती है, तो उस केस में वैसे तो उसके लाइफ उसमें मुझे मेंबर बनना था, लेकिन मैं एक बार में दो ओबीसी का मेंबर नहीं हो सकता, तो इसलिए मुझे एक जगह छोड़नी पड़ेगी।
या तो अपनी ओपीसी बंद करनी पड़ेगी या उसके नॉमिनेशन पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये होता है इसका मतलब। नो माइनर शैल बिकम मेंबर ऑफ नॉमिनी ऑफ ओपीसी, कोई माइनर ना तो मेंबर बन सकता है, नॉमिनी ना नॉमिनी बन सकता है ओपीसी का। ठीक। और कैन होल्ड शेयर विद द बेनिफिशियल इंटरेस्ट, और ना ही मेंबर शेयर होल्ड कर सकता है बेनिफिशियल इंटरेस्ट में। ठीक। माइनर कैसे बना रहे हो, माइनर तो कैपेबल ऑफ कॉन्टैक्ट है, वैसे भी तो नहीं बना सकते। ठीक। अच्छा, मैं आपको एक दिखाना चाहता था, मैंने ध्यान नहीं करा, मैंने ना रिलायंस कंपनी का एमओए डाउनलोड कर लिया था कि मैं दिखा सकूँ आपको कि कैसा होता है एमओए। एक बार देख लेते हैं हम 2 मिनट लगा के, ये चीज़ें भी देखे करेंगे हम पूरा प्रॉपरली। तो एमओए है किसका, है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड का। ठीक। देखो सबसे पहला है इसमें लिखा है नेम, नेम ऑफ द कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। जब इंटर में पढ़ते हैं उसमें लो में एक चैप्टर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पूरा बताया जाता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उसमें देखो सबसे पहला किलोस, इसे इन्हें कहते हैं किलोस। तो क्लोज वन है उसका मेमोरेंडम का नेम क्लोज, नेम क्लोज मतलब कि कंपनी का उसमें नेम लिखा रहता है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक। दूसरा है रजिस्टर ऑफिस क्लोज, जिस क्लोज में रजिस्टर ऑफिस की डिटेल लिखी थी, कहाँ रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है, किस स्टेट में सिचुएटेड है, और एड्रेस वगैरह लिखे रहते हैं। तीसरा है ऑब्जेक्ट क्लोज की कंपनी किस लिए बनी है, क्या पर्पस है, कंपनी के आगे चल के क्या क्या करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है। अब हम देख लेते हैं जो मैं मेन चीज दिखाने वाला था जिसके लिए मैंने ये डाउनलोड करा था। सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम किसे कहते हैं, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम कहते हैं ऐसे पर्सन को जिनका नाम मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। देखो नेम ऑफ द सब्सक्राइबर, रिलायंस के सब्सक्राइबर कौन कौन थे उस टाइम पे जब कंपनी बनी थी। तो उस टाइम पे एक तो ये थे एमडी शिव नारायणपा। तो ये जो थे एमडी शिव नारायणपा, इन्होंने कितने शेयर उस टाइम पे होल्ड करते, 500 शेयर होल्ड करते रिलायंस में जब कंपनी बनी थी। ठीक। ये इनका एड्रेस वगैरह तो छोड़िए आप। उसके बाद ये है, इन्होंने शो शेयर होल्ड करे, इन्होंने भी शो करे, इन्होंने भी शो करे। तो इस तरीके से पूरी टोटल शेयर कितने हो गए थे, 1100। तो ये पर्सन है जिन्होंने मेमोरेंडम सब्सक्राइब करा, यानी कि जिन्होंने शेयर खरीद दे जब कंपनी बनी थी तभी। ठीक। बाद में तो जना कि तो नहीं खरीदे, लेकिन जब कंपनी बनी जब इन मेंबर्स ने शेयर खरीदे थे, इतने इतने शेयर्स 1100 शेयर थे टोटल उस टाइम में, जो इन मेंबर्स ने सब्सक्राइब कर दिए। तो ये होता है सब्सक्रिप्शन ऑफ मेमोरेंडम का, ये मतलब होता है। ठीक। अब हम बात करते हैं आगे। तो ओबीसी हमारी हो चुकी, नहीं ओबीसी में 2 पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा 2। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्ट इनटू सेक्शन 8 कंपनी की, जो ओपीसी 1% की बनाई हुई कंपनी कभी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जिस कंपनी का मेन पर्पज ही होता है सोसाइटी को सर्व करना, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट करना, चैरिटेबल काम करने। जो चैरिटी पर्पज से बनाई गई कंपनी होती है वो एक बंदा कभी भी चैरिटी पर्पज से बनाए, सॉरी कोई नॉइस थी, कि एक बंदा कभी भी चैरिटी पर्पज से कंपनी नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकते, कोई चैरिटी पर्पज से जो कंपनी बनती है उसमें काफ़ी डोनेशन आते हैं कभी, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए रहते हैं उस चीज़ से। क्योंकि भी ऑब्जेक्टिव उनका ऐसा होता है कि जिस वजह से वे डोनेशन कर देते हैं। मान लो कोई रिलीजियस वो है, रिलीजियस पर्सन, रिलीजियस पर्पज के लिए सेक्शन 8 कंपनी बनाई है, तो जो उस रिलीजन के लोग होंगे उनके सेंटीमेंट जुड़े हुए होंगे उससे, तो वे उस हिसाब से डोनेशन करते हैं जिससे उनका रिलीजन और प्रमोट हो सके। अब अगर वो डोनेशन का पैसा 1%, 1% के पास चला जाएगा, तो कोई गारंटी है क्या कि वे मेंबर उसका दुरुपयोग नहीं करेगा या वो लेके नहीं भागेगा पैसा। हो सकता है एक पर्सन को दे दो, वो पर्सन पैसे लेकर अपू चक्कर। तो ऐसी कंडीशन ना आए, इसलिए मना कर दिया कि एक पर्सन कभी भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बना सकता, या ओपीसी को कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता। लेकिन इसे प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करा जा सकता है। करेंगे यार, मान लो आज वो छोटी कंपनी है इसलिए आप उसे इस 1% की है, कल को उसका स्केल बढ़ेगा तो वो उसके ऑपरेशन बढ़ेंगे तो उसे बढ़ेगा, तो इसलिए फिर उसमें प्राइवेट कंपनी बनेगी। फिर और थोड़े स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेंगे तो पब्लिक कंपनी। कोई भी शुरू से एकदम पूरा बड़ा नहीं होता। सब शुरू में गूगल और ये माइक्रोसॉफ्ट वगैरह कंपनी भी एक बहुत छोटी छोटी कंपनी थी जो आज इतनी बड़ी कंपनी हो गई। तो शुरू में वे भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से इसी रोड से गुजरी है जो इन्होंने बताया है, पहले प्राइवेट सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी। तो यही कहना चाह रहा है कि जितनी जैसे स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेंगे या जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, कंपनी बढ़ती ग्रोथ करती रहेगी, उस हिसाब से उसे फॉर्म भी बदलनी पड़ेंगी। सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, ये कंपनी एनबीएफसी कंपनी नहीं बन सकती। एनबीएफसी कंपनी वे कंपनी होती है जो बैंक तो नहीं होती, लेकिन जिनका मेन पर्पस ही पैसे का लेन देन करना होता है, उसे कहते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो एक बंदा पैसे के लेन देन वाली कंपनी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ भी वही रिक्स है कि मान लो उसने पैसा ले लिया और कोई पैसा लेके वो भाग गया तो फिर दिक्कत रहेगी, कहाँ पकड़ेंगे एक बंदे को। इसीलिए कहा है कि ओपीसी को
ओबीसी कभी भी सेक्शन 8, ओबीसी ना तो सेक्शन 8 कंपनी बन सकती है, चैरिटेबल पर्पस की कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं ओबीसी को, और ना ही ओबीसी को कभी हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की यानी कि एनबीएफसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ओबीसी समझ में आ गया होगा। इसके चार्ट से देख लेते हैं। एक बंदा मेंबर होता है, प्राइवेट कंपनी में इंक्लूड कर जाता है। ऑल दो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 2 चाहिए, लेकिन इससे भी ओबीसी को भी प्राइवेट कंपनी ही मान में ही इंक्लूड करा जाता है। ठीक। इनकरेज इंटरप्रीन्योरशिप, क्योंकि इंटरप्रीन्योरशिप को इनकरेज करने के लिए, क्योंकि आज भी भारत में जो मेजोरिटी इंटरप्रीन्योरशिप चालू होती है वो कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटरशिप से ही चालू हो जाती है। एंड कॉर्पोरेट बिजनेस, और इससे बिजनेस का कॉर्पोराइजेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉर्पोरेट वर्ड से कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को इस ओपीसी के फीचर की वजह से। प्रोसीजर रिक्वायर सिंपल एंड स्मूथ रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एंट्री पॉइंट है, अगर एंट्री पॉइंट ही हार्ड रख दिया तो नए जो इंटरप्रेन्योर है वो आने से ही कतराएंगे, आने से ही डरेंगे कि इतने कंप्लायंसेस है कैसे हम जाएं। तो इसलिए एंट्री पॉइंट को हल्का रखा गया है ओबीसी के केस में। सेपरेट लीगल एंटिटी का फीचर यहाँ एंजॉय करते हैं जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं था, और लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर भी यहाँ एंजॉय कर पाते हैं जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं था। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी कर लेते हैं बात, और इसके बाद हम इस लेक्चर को कर देंगे खत्म, और अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे की बात। आज आप बताना कि साउंड क्वालिटी आपको कैसी लगी, क्योंकि हमने कल जब पिछले 2 दिन तक हमने इतनी मेहनत करी, इतनी चीजें करी, आपको मैं बता नहीं सकता मैंने कितने सॉफ्टवेयर ट्राई करे और कितने हमने माइक भी एक दो बदल के देखे, लेकिन चला। तो अब फाइनली मैं दूसरा नया मार्केट से नया माइक लेकर आ गया। तो आप मुझे बताना कि जो नया माइक है इससे आवाज की क्वालिटी कैसी है, साउंड क्वालिटी कैसी है। ठीक। चलिए पढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे प्रिस्क्राइब, कि ऐसी कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो प्रिस्क्राइब हो करेंगे उतनी होगी मिनिमम। और दूसरी बात, जिसके आर्टिकल में, आर्टिकल मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीजें लिखी हुई होगी, ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट जिसके आर्टिकल में ये पॉइंट लिखा होगा वो प्राइवेट कंपनी होगी। क्या पॉइंट लिखा होगा? रेस्ट्रिक्शन होगी राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर। अब ये क्या होता है मैं समझाता हूँ। लेट सपोज, आप एक बात मान के चलो, आज हम रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ मैं। रिलायंस कंपनी एक पब्लिक कंपनी होगी, उसके शेयर मैं खरीद लेता हूँ, तो मैं उस शेयर को किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ, मेरा अधिकार है। मैं जितने बार चाहूँ किसी को भी बेच सकता हूँ। मतलब ये ऑनलाइन जो डीमैट में आजकल या जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है वो इस तरीके से ही होती है ना, कि मान लो आज मेरे पे शेयर है, कल को मैंने किसी और को बेच दिए, परसों किसी और उसने किसी और को बेच दिए, फिर किसी और को गए। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप चलती रहती है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ शेयर होंगे तो तभी तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगी, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर चलता रहेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पर रेस्ट्रिक्शन होता है कि शेयर्स को हम ऐसा फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। कर सकते हैं कुछ केसेस में कर सकते हैं, लेकिन फ्रीली नहीं कर सकते। कुछ कंप्लायंस फॉलो करनी पड़ेगी, सिर्फ कुछ ही केसेस में अलाउड होगा। लेकिन हम फ्रीली शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ये है रेस्ट्रिक्शन। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो मना करता है, लेकिन अगर कुछ इमरजेंसीज है या कुछ केसेस मेंशन है तो वहां पे अलाउड कर देता है। लेकिन कहीं प्रोहिबिशन शब्द इस्तेमाल हुआ है तो जो उसने कह दिया वो चीज पत्थर की लकीर है, उसे कोई नहीं बदल सकता, चाहे कितने ही कंप्लायंस कर लो, कितने ही चीजें कर लो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। तो रेस्ट्रिक्शन द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं उन पर रेस्ट्रिक्शन होती है कि वे, प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उन पर रेस्ट्रिक्शन होती है कि वे शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। उनके आर्टिकल, कंपनी के आर्टिकल में ये लिखा होता है। ठीक। ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल में यही चीज लिखी हुई है कि उसके मेंबर्स शेयर को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो कंपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर आ जाती है। एक्सेप्ट 1% कंपनी, 1% कंपनी को छोड़ के, 1% कंपनी को छोड़ के बाकी जो मिनी मैक्स लिमिट ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स है वो 200 है। कि जो 1% कंपनी है उसमें तो एक ही मेंबर है, लेकिन उसके अलावा जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम दो, वो कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर तक ही रह सकते हैं। अब एक आप बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि जब कंपनी ऑफर ही नहीं कर सकती, मतलब जब कंपनी, प्राइवेट कंपनी शेयर अपने दे ही नहीं सकती, ऑफर ही नहीं कर सकती, तो फिर उसके शेयर इशू करते कैसे हैं? देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे। क्या लिखा है देखो, एक सेकेंड। प्रोहिबिट एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को कभी भी नहीं कह सकती आप मेरे आओ मेरे शेयर खरीद लो, या आओ आप मेरी सिक्योरिटी खरीद लो। आपने लाइन पढ़ ली। अब आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए कि जब यहाँ पे मना कर दी है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से नहीं सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने को कह सकती है, पब्लिक से नहीं ऑफर कर सकती कि आप आओ हमारी सिक्योरिटी खरीद लो, तो फिर प्राइवेट कंपनी की सिक्योरिटी खरीदता कौन होगा और कैसे खरीदता होगा? ये आपके माइंड में डाउट आया है? आया है तो ठीक है, इसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे प्राइवेट कंपनी के शेयर इशू करते हैं, किन किन पर्सन को इशू करते हैं। एक मिनट रुक जाइए बस आप, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा किन किन बंदों को इशू करते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा क्या चल रहा है, 200 की लिमिट वगैरह क्या चीजें हैं।
देखो, इशू ऑफ शेयर, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर इशू कैसे करती है? पब्लिकली तो ऑफर कर नहीं सकती, तो कैसे करती है? उस टू एनी पर्सन, प्राइवेट कंपनी किसी भी पर्सन को अपने शेयर इशू कर सकती है इफ इट्स आर्टिकल बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, अपने ऑथराइजेशन बाय स्पेशल, सॉरी आर्टिकल बोला मैंने, इट इज ऑथराइज बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी मीटिंग में किसी भी बंदे को कहा गया है कि आप इस बंदे को हम अपना मेंबर बनाना चाहते हैं, तो जो उस मीटिंग में बैठे हुए मेंबर्स थे उनमें 2/3 मेंबर्स ने कह दिया कि हाँ ये बंदे को मेंबर आप बना लीजिए, तो उस केस में उसे कहते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। जहाँ पे 2/3 मेजोरिटी मिल जाती है उसे कहते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन। तो अगर हमें किसी किसी भी पर्सन को अगर अपना मेंबर बनाना है प्राइवेट कंपनी को, तो वो खुल के तो कह नहीं सकती, पब्लिकली ऑफर तो दे नहीं सकती, लेकिन उस बंदे को बुलाएगी और मीटिंग में कहेगी कि देखो हम इस बंदे को अपना मेंबर बनाना चाहते हैं। तो जो मीटिंग के मेंबर्स होंगे उनमें से अगर 2/3 मेंबर्स ने कह दिया कि हाँ बना लो, तो वो बंदा मेंबर बन जाता है। तो मेंबरशिप बनने का एक तो रूल ये होता है, नियम, कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और किसी भी पर्सन को मेंबर बना सकते हैं, ठीक। दूसरा होता है कि मान लो अगर हमने किसी पर्सन को मेंबर बना दिया, शेयर दे दिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, तो जो अगर हम बाद में अपने शेयर देना चाहेंगे तो उसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार हमने उस पर्सन के रिगार्डिंग स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि वो पर्सन ठीक है, उसके जो जो वो बेनिफिट हमें देगा कंपनी को, तो वो पर्सन ठीक है। और उसके मैम उसके लिए हमने सब मेंबर से सहमति ले ली, 2/3 मेंबर से सहमति दे भी दी, तो इस वजह से वो पर्सन एक तरीके से ऑथराइज पर्सन हो चुका है। ये मान के चलो, ऑथराइज पर्सन लिखा नहीं लोग, लेकिन मैं बता रहा हूँ बात कि मान लो पर्सन ऑथराइज पर्सन हो चुका है, तो ऑथराइज पर्सन को जो शेयर अब देंगे, आने वाले टाइम में जो शेयर दिए जाएंगे उसके लिए एसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो इस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए एसआर की जरूरत नहीं है। तो पहला तो पर्सन किसी भी कंपनी को दे सकती है, वो कंपनी किसी भी पर्सन को दे सकती है, एसआर पास करवाओ और दे दो किसी भी पर्सन को। दूसरा कहा है कि जिस पर्सन को दिया है उसे आने वाले टाइम में जब शेयर दिए जाएंगे उसके लिए एसआर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग एक बार एसआर ले चुके हैं हम, ठीक, उस पर्सन के रिगार्डिंग। और तीसरा है इम्प्लॉयज अंडर ईसॉप स्कीम। ईसॉप स्कीम क्या होता है? मान लो आज जैसे कंपनी, आज कंपनी मेंबर अपने एम्प्लॉय से कहती है कि आप 10 साल कंपनी में लग के काम करो, तो आज जो शेयर की वैल्यू है हम आपको उसी वैल्यू पे, लेट्स सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यही कहे कि आज जो शेयर की वैल्यू है हम आपको 10 साल बाद भी उसी वैल्यू शेयर देंगे, तो जितना भी आप बढ़ाओगे हमारे शेयर की वैल्यू उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये इम्प्लॉयज़ को प्रमोट कर वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल करी जाती है कि उन्हें शेयर की वैल्यू देती है कि आप फ्यूचर में आज के प्राइस पे हम सब फ्यूचर में शेयर ले लेना, 10 साल बाद 20 साल बाद जो भी उनके एग्री टर्म होती है, हम आपको बेनिफिट दे देंगे, तो अब आप मेहनत करो और हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ा, जितनी आप बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ा दो, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। ये होता है इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी कि ईसॉप स्कीम, ठीक। तो किसी भी उसे एम्प्लॉय को कंपनी शेयर दे सकती है ईसॉप स्कीम के थ्रू। तो ये पर्सन होते हैं जिन्हें शेयर मिलते हैं, ये कंपनी शेयर देती है। कंपनी पब्लिकली किसी पर्सन को नहीं कह सकती कि आओ हमारे शेयर खरीद लो, लेकिन वो किसी पर्सन को दिला सकती है स्पेशल इंश्योरेंस पास करके। जिस पर्सन को दिलाया है उस पर्सन को अगर एक्स्ट्रा शेयर देने हैं, बाद में कोई शेयर देने हैं, तो उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती है। और तीसरी बात कि एम्प्लॉयज़ के लिए ईसॉप स्कीम में शेयर इशू कर सकती है कंपनी, एम्प्लॉयज़ को शेयर दे सकती है। अब एक बार मुझे आप बताओ कि कंपनी में क्या एक दो एम्प्लॉयज़ ही होता है? बड़ी कंपनी इमेजिन करना है या थोड़ी, कभी एक छोटी सी कंपनी इमेजिन कर लो, फैक्ट्री है कोई कारखाना नहीं, बड़ी कंपनी। कि मान लो कोई बड़ी कंपनी है, तो क्या वो बड़ी कंपनी में एक दो मेंबर ही हो, एक दो एम्प्लॉय होगा? नहीं, हजारों में होंगे ना। खुद सोचो, बड़ी कंपनी है, तो बड़ी कंपनी में क्या एक दो मेंबर होगा? नहीं होगा, हजारों में मेंबर होंगे, ठीक। तो मेंबर अगर हजारों में होंगे और सब मेंबर्स को अगर हम काउंट कर दे 200 की लिमिट में, क्योंकि मैक्सिमम तो 200 मेंबर बनने हैं कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, और इम्प्लॉय होते हैं हजारों, तो अगर हम इम्प्लॉय को भी 200 की लिमिट में काउंट कर दे, तो क्या ये एकदम अल्टा वायर्स नहीं हो जाएगा? मतलब एकदम कंपनी को चेंज नहीं करना पड़ेगा कि भाई 200, हम मैक्सिमम लिमिट 200 की है लेकिन इम्प्लॉय 1000 हो गए, तो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करो, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, गलत बात हो जाएगी ना। ऐसा प्राइवेट कंपनी कभी रह ही नहीं पाएगी, क्योंकि 200 से ज़्यादा जब भी वो एम्प्लॉय रखेगी, उन्हें इस ऑफ स्कीम देगी, तो वो कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी नीड पड़ी है, लॉ मेकर समझे कि ये एम्प्लॉयज़ को काउंट करना 200 की लिमिट में गलत होगा। मैक्सिमम लिमिट जो इसकी 200 है, क्या बोलते हैं इसे, अपना प्राइवेट कंपनी की, इसमें इम्प्लॉयज को काउंट करना गलत हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगी कहीं ना कहीं कंपनी के साइड से, कंपनी के ऊपर, कि आप 200 की लिमिट, एक तो वैसी लिमिट कम है 200 की है, उसमें भी अगर आप इम्प्लॉयज को ऐड कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयज तो हजारों में होते हैं। तो इसलिए लॉ मेकर ने मना कर दिया कि ठीक है, इम्प्लॉयज को काउंट मत करो, क्योंकि इम्प्लॉयज तो हजारों में है और उनकी नीड भी नहीं है, मतलब उन्हें 200 में काउंट करने की नीड भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। आप देखते पढ़ते हैं कि 200 की लिमिट में इम्प्लॉयज काउंट नहीं होते,
ऑफ द कंपनी, कंपनी में एम्प्लॉयज काउंट नहीं होंगे जो जिनके पास शेयर है, ठीक है ना। ऐसे एम्प्लॉय जिनके पास शेयर है वही मेंबर बनेंगे। तो 200 के मेंबर्स की लिमिट में वे एम्प्लॉयज मेंबर काउंट नहीं होंगे जिनके एम्प्लॉयज मेंबर काउंट नहीं होंगे, मतलब ये कह रहा हूँ सॉरी, एम्प्लॉय मेंबर काउंट नहीं होंगे। जो मेंबर्स बने हैं ईसॉप से, या जो मेंबर्स बने हैं एम्प्लॉयज, वे मेंबर 200 की लिमिट में काउंट नहीं होंगे, ठीक। या फिर जिस टाइम पे मेंबर्स बने थे एम्प्लॉयज, उस टाइम पे उन्हें मिल गए शेयर, लेकिन अब उन्होंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, फिर भी मेंबर तो रहेंगे ना। मान लो मेरे पास मैं पीक्यू लिमिटेड में गया, मान लो मैं दूसरे के लिए एग्जांपल देता हूँ कि मैं पीक्यू लिमिटेड में गया, मैंने वहाँ 10 साल सर्व करा। तो जिस टाइम में मैंने उन्होंने मुझे शेयर दिया उस टाइम तक तो मैं मेंबर था, 10 साल सर्व करा, 10 साल तो मैं मेंबर था, मुझे शेयर मिल गए तो मैं अब मेंबर ही बन गया, और इम्प्लॉयज तो मैं हुई, सॉरी 10 साल तो मैं इम्प्लॉयज था, तो मैं इम्प्लॉयज तो था 10 साल तक, अब मैं शेयर मिलने के बाद मेंबर ही बन गया, इम्प्लॉय का मेंबर बन गया मैं। तो इम्प्लॉय का मेंबर बन गया मैं कि मैं इम्प्लॉय भी हूँ मेंबर भी हूँ। अब मैं ये क्या लगा, मुझे लगा कि कंपनी 10 साल काम कर लिया, मुझे रेस्ट लेना चाहिए, तो मैं उस कंपनी को छोड़ के जा रहा हूँ, अब घूमने जा रहा हूँ, मान लो समझ रहे हो आप, दुबई वगैरह जा रहा हूँ या सिंगापुर जा रहा हूँ घूमने। तो मैं सोचा अब छोड़ो, आपको बहुत कर ली जॉब, 10-20 साल जॉब कर लिया, अब थक गया हूँ, आराम करने से जा रहा हूँ। तो मैं कंपनी कह रहा हूँ कि भाई मैं कंपनी आपकी छोड़ रहा हूँ। तो कंपनी छोड़ते सार मैं एक्स एम्प्लॉय बन जाऊंगा। अब एम्प्लॉय तो नहीं रहा, लेकिन क्या मेंबर अभी भी, क्योंकि शेयर तो मेरे नाम पे अभी भी रहेंगे ना, तो मैं मेंबर अभी भी रहूंगा, भले ही एम्प्लॉय रहूं या ना रहूं। तो ऐसा भी कोई बंदा है जो अब एम्प्लॉय नहीं रहा लेकिन वो मेंबर है, तो वो भी 200 की लिमिट में काउंट नहीं करा जाएगा, ठीक। एम्प्लॉय भी काउंट नहीं होंगे, और ऐसा बंदा जो पहले एम्प्लॉय था अब लेकिन मेंबर अभी भी है, वो भी काउंट नहीं करा जाएगा 200 की लिमिट के अंदर। और लॉजिकल भी है क्योंकि एम्प्लॉयज हजारों में होते हैं, अगर एम्प्लॉयज को काउंट करा गया तो फिर 200 की लिमिट तो बहुत छोटी है। तो इस 200 की लिमिट में उन पर्सन को काउंट नहीं करा जाएगा जो एम्प्लॉयज थे या फिर एक्स एम्प्लॉयज थे और आज उनके पास शेयर है, ठीक। और एक चीज होती है ज्वाइंट ओनर। ज्वाइंट ओनर मतलब मैं हूँ और मेरा भाई है, लेट्स सपोज मैं मेरा भाई हूँ, और मैं मेरे भाई ने रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीद लिया, तो क्या अब ये माना जाएगा कि रिलायंस कंपनी के 2 शेयर खरीदे गए? दोनों भाई की जरिए नहीं ये कहेगा कि दोनों भाई ने मिलकर रिलायंस कंपनी के एक शेयर खरीदे, तो हम दोनों भाई को एक यूनिट माना जाएगा लॉ के नजरिए में। तो वही कह रहा है ये, ज्वाइंट ओनर को चाहे दो हो या दो से ज्यादा ज्वाइंट ओनर को एक पर्सन माना जाता है, मान के ट्रीट करा जाता है, और जितने शेयर उन्होंने मान जितनी उनकी शेयर होल्डिंग है उतने ही माने जाएंगे वे पर शेयर, ठीक। तो माना जाएगा दो बंदे नहीं है, ये एक ही बंदा है, क्योंकि एक शेयर खरीदता है तो एक ही बंदा है। तो जो ज्वाइंट ओनर होते हैं शेयर्स के, उन्हें सिंगल ओनर माना जाता है, ठीक। और लॉजिकल भी बात है। मान लो, एक बात मानो, मान लो कि दो सौ की लिमिट है, ठीक है, 500 लोग मिलके मान लो 180 शेयर खरीद रहे हैं, मान लो 500 लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके 180 शेयर खरीद रहे हैं। तो क्या आप क्या होगा कि 500 मेंबर हो गए? नहीं। अब आप क्या हो गए कि वो जो 180 शेयर खरीदा 500 लोगों ने मिलकर, उन 500 लोगों को एक ही माना जाएगा, एक ही मेंबर है वो, क्योंकि 500 लोगों ने मिलकर एक साथ खरीदा, तो उनको एक मेंबर माना जाएगा, ना कि 500 मेंबर माना जाएगा, ठीक। ये है इसका मतलब। तो ज्वाइंट ओनर 200 की लिमिट में एक माने जाते हैं, एक यूनिट काउंट होते हैं, चाहे कितने ही ज्वाइंट ओनर मिलकर खरीद दो शेयर, ठीक। और दूसरा, जो इम्प्लॉयज हैं और जो शेयर होल्डर भी हैं, जो इम्प्लॉयज हैं जिन्हें शेयर दिए गए हैं इस सब स्कीम से, वे भी 200 के लिमिट में काउंट नहीं होंगे। और जो ऐसे इम्प्लॉयज हैं जो अब इम्प्लॉयमेंट तो छोड़ चुके हैं, एक्स एम्प्लॉय बन गए, लेकिन आज भी उनके पास भी शेयर है, आज भी उनके पास शेयर होल्डिंग है जो उन्हें इस के जरिए मिली गई है, तो वे भी 200 के लिमिट में काउंट नहीं होते, ठीक है। और प्रोहिबिशन तो मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रोहिबिशन है, प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक इशू नहीं कर सकती। और पढ़ लेते हैं। अभी तक कोई भी पेड अप कैपिटल पे मिनिमम की कोई भी पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मिनिमम मेंबर 2 चाहिए, लेकिन ओबीसी के केस में एक है, कह रहा ओबीसी में कहा था ना कि ओबीसी भी एक प्राइवेट कंपनी है, तो ऑल दो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 चाहिए, लेकिन ओबीसी में एक भी मेंबर होगा तो वो भी चलेगा। मैक्सिमम 200 है, लेकिन 200 अकाउंटिंग में मजबूरी है, एम्प्लॉय को इंक्लूड नहीं कर सकते, करा तो फिर ये 200 की जगह 2000 तक पहुंच जाएगी चीज। तो एम्प्लॉय का मेंबर्स भी नहीं होंगे, जो एम्प्लॉय हैं आज भी कंपनी में, आज भी मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, ये भी नहीं। और जो ऐसे जो एक्स एम्प्लॉय का मेंबर है, जो जिस टाइम में एम्प्लॉय थे उस टाइम उन्हें इस से शेयर मिले, लेकिन आज उन्हें एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, लेकिन वे अब भी शेयर होल्डर है कंपनी के, तो उन्हें कहेंगे एम्प्लॉय, एक्स एम्प्लॉय, क्योंकि अब तो एक्स हो गए, जो बेच गई वो एक्स है, एक्स एम्प्लॉय का मेंबर, ठीक। राइट टू ट्रांसफर शेयर रेस्ट्रिक्ट, कि शेयर के ट्रांसफर पर ऐसे होता है उसके मेंबर फ्रीली शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे पब्लिक कंपनी के मेंबर तो इनफाइनाइटली शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, आज मैंने शेयर खरीदा, मान लो रिलायंस, कल को मैं किसी और को बेच दूंगा, परसों को किसी और को सेल कर देगा, तो इनफाइनाइटली मेंबर बदल दिए जाते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसे इनफाइनाइटली नहीं बदल सकते, रेस्ट्रिक्शंस हैं।
प्रोहिबिशन है पब्लिक इशू करने का, मतलब चाहे कुछ भी कर लो, प्राइवेट कंपनी कभी पब्लिक इशू ला ही नहीं सकती, कभी पब्लिकली नहीं कह सकती कि आओ आप मेरे हमारे शेयर खरीद लो, आओ आप हमारे डेरिवेटिव खरीद लो या अदर अदर सिक्योरिटी खरीद लो, ठीक। स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी होती है, और ओपीसी भी प्राइवेट कंपनी में से बन सकती है, ओपीसी कोई प्राइवेट कंपनी के अंदर ही माना जाता है, ठीक। तो अब हम आज यहाँ तक ही करते हैं, अगला नेक्स्ट कल करेंगे। अब मैं डेली बेसिस पे कर लूँगा, वो थोड़ा टेक्निकली ग्लिच था। कल जब हमने वीडियो रिकॉर्ड करी वो आधी आ पाई थी, इसलिए मैंने फिर ग्रुप पे भी कहा कि जो वीडियो है वो आधी है, और आज मैं इसकी पीपीटी बना लूंगा, और कल जब हम आएंगे ना, तो जब टाइप्स ऑफ कंपनी जहाँ से हमने आज स्टार्ट करा था, वहाँ से एक बार मैं पीपीटी से आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद आगे का करूँगा। हम ऐसा करेंगे जिस दिन का, जैसे हमने आज जो चीज़ पढ़ी उसे हम कल जल्दी से रिवाइज कर लिया करेंगे पीपीटी से, और फिर आगे का हम मॉड्यूल से पढ़ते रहेंगे। और जब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कोई सा भी चैप्टर, तो हम पीपीटी से 1 से 1.5 घंटा लगा के वन शॉट कर देंगे पीपीटी से, ठीक है। आपको मेरा प्लान कैसा रहा आप बताना व्हाट्सएप पे, और प्लीज़ देखो यार, अब आप प्लीज़ इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। अब तो आप साउंड क्वालिटी भी मैंने थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करी, और मेरे आंसर आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी नीड और लग रही है, तो आप व्हाट्सएप पे बता दीजिए उसी ग्रुप पे। और आप प्लीज़ आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक्स।